मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूं और ये है ओपन क्लॉ डेली। आज के शो का नेतृत्व एक असली रिलीज ने किया क्योंकि एक वजह है। ये उन अपडेट्स में से एक है जहां बदलाव अमूर्त नहीं हैं। वो रनटाइम के उन हिस्सों को टच करते हैं जिनसे लोग असल में जुड़ते हैं। इमेज जनरेशन, सब एजेंट डेलीगेशन, टाइम आउट, मॉडल राउटिंग, मीडिया हैंडलिंग और वो छोटे फिक्स जो तय करते हैं कि सिस्टम सॉलिड महसूस होता है या अजीब। और इसलिए ये मायने रखता है क्योंकि हम एआई टूलिंग के उस चरण में नहीं हैं, जहां सिर्फ एक शानदार नई क्षमता शिप करना काफी है। अब सबसे मुश्किल समस्या ये है कि एक ब्रॉड सरफे को कंसिस्टेंटली व्यवहार करने में सक्षम बनाया जाए। अगर इमेज जनरेशन उपलब्ध है लेकिन उत्पाद अजीब है, अगर सब एजेंट मौजूद हैं लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट नहीं कर सकते, अगर लंबे चलने वाले मीडिया कॉल रैंडमली टाइम आउट हो जाते हैं, अगर चैट ट्रांसपोर्ट थ्रेड खो देते हैं जब किसी इंसान को प्रॉम्प्ट का जवाब देना है, तो फीचर लिस्ट उससे बेहतर दिखती है जितना प्रोडक्ट असल में महसूस होता है। तो आज वहां से शुरू होता है जहां से शुरू होना चाहिए, ओपन क्लॉ वर्जन 2026.4.23। उसके बाद हम गूगल के प्लान्ड न्यू एंथ्रोपिक कमिटमेंट, डीप सीक के लेटेस्ट ओपन वेट पुश और वर्सल के बढ़ते असहज ब्रीच अपडेट की तरफ जाते हैं। 4 कहानियां, लेकिन असल में उन सबके नीचे एक बिल्डर सवाल चल रहा है। क्या किसी सिस्टम को रियल वर्क का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त भरोसेमंद बनाता है? वर्जन 2026.4.23 के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इमेज जनरेशन को कम साइडकार और ओपनक्लॉ के अंदर ज्यादा फर्स्ट क्लास सरफे जैसा बनाता है। और ये उससे ज्यादा मायने रखता है जितना ये लगता है। बहुत सारे एआई स्टैक्स में इमेज जनरेशन तकनीकी रूप से मौजूद है, लेकिन ये एक अलग मेंटल बकेट में रहता है। अलग ऑथ, अलग रिक्वेस्ट शेप, रेफरेंस या एडिट्स के बारे में अलग असम्पशन, अलग एरर बिहेवियर, अलग टूलिंग। आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते कि ये उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसके साथ टेक्स्ट और एजेंट वर्कफ्लोज होते हैं। ये रिलीज उस गैप को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कम करती है। ओपनएआई साइड पर ओपनक्लॉ अब जनरेशन और रेफरेंस इमेज एडिटिंग के लिए कोडेक्स ओऑथ के जरिए OpenAI/GPT इमेज टू यूज कर सकता है। ये सिर्फ एक प्रोवाइडर चेकमार्क नहीं है, ये एक वर्कफ्लो स्प्लिट हटाता है जिसे ऑपरेटर्स असल में फील करते हैं। अगर आप पहले से कोडेक्स के जरिए साइन इन हैं, तो इमेज पाथ को फ्लो तोड़ने और सिर्फ एक संबंधित प्रोवाइडर क्षमता यूज करने के लिए अलग ओपनएआई एपीआई की डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। यह उन बदलावों में से एक है जो प्रशासनिक लगते हैं जब तक आप नहीं सोचते कि आखिरकार क्या लोगों को धीमा करता है। बहुत सारा रनटाइम घर्षण यह नहीं है कि फीचर गायब है, यह है कि फीचर मौजूद है लेकिन दूसरी प्रमाणीकरण कहानी द्वारा बाड़े में बंद है। एक बार ऐसा होने के बाद लोग इसे सामान्य रनटाइम का हिस्सा मानना बंद कर देते हैं और इसे विशेष हैंडलिंग के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। ओपन राउटर को भी एक समान अपग्रेड मिलता है। इमेज जनरेशन और रेफरेंस इमेज एडिटिंग अब एक ओपन राउटर एपीआई कुंजी के साथ मानक इमेज जनरेट टूल के जरिए प्रवाहित हो सकते हैं, और वह मानकीकरण मायने रखता है। एक मल्टी प्रोवाइडर सिस्टम ड्रामेटिकली आसानी से समझने योग्य हो जाता है जब नई क्षमताएं शेयर टूल सरफेस के जरिए आती हैं, प्रोवाइडर विशिष्ट रास्तों को मजबूर करने के बजाय। क्योंकि ओपन क्लॉ जैसे सिस्टम में असली जटिलता लागत सिर्फ प्रोवाइडर की संख्या नहीं है, यह अपवादों की संख्या है। हर बार जब एक प्रोवाइडर इतना अलग तरीके से काम करता है कि ऑपरेटर को एक अलग रास्ता याद रखना पड़ता है, रनटाइम कम पठनीय हो जाती है। फीचर तकनीकी रूप से मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट मानसिक रूप से खंडित हो जाता है।
संस्करण 22026.4.23 इमेज टूल की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। एजेंट अब प्रोवाइडर समर्थित क्वालिटी और आउटपुट फॉर्मेट हिंट्स पास कर सकते हैं और ओपनएआई पाथ बैकग्राउंड बिहेवियर, मॉडरेशन कंट्रोल, कंप्रेशन और यूजर हिंट्स जैसे अधिक प्रोवाइडर विशिष्ट कंट्रोल एक्सपोज करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि इमेज जनरेशन एक बाइनरी क्षमता होने से बंद हो जाता है और एक नियंत्रण योग्य वर्कफ्लो सरफेस बन जाता है। और यह वही परिपक्वता कदम है जो आप चाहते हैं। प्रारंभिक प्रोडक्ट चरणों में सब कुछ एक यूनिवर्सल इंटरफेस में समतल करने की प्रवृत्ति होती है। शुरू में यह उपयोगी है क्योंकि यह सादगी पैदा करता है, लेकिन अंततः समतल इंटरफेस उन बहुत नियंत्रणों को छिपाना शुरू कर देता है जिनकी उन्नत उपयोगकर्ताओं को जरूरत है। यदि कोई प्रोवाइडर उपयोगी नॉब्स का समर्थन करता है और रन टाइम उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता, तो कथित साफ अमूर्तता वास्तव में शक्ति कम कर देती है। तो यहाँ गहरी समझ यह नहीं है कि ओपनक्लॉ ने और इमेज सपोर्ट जोड़ा। यह है कि रन टाइम मीडिया के बारे में ईमानदार होने में बेहतर हो रहा है क्योंकि वह वास्तविक काम है। वास्तविक काम का मतलब है रेफरेंस इमेज। इसका मतलब है एडिट, सिर्फ ताज़ा जनरेशन नहीं। इसका मतलब है आउटपुट फॉर्मेट को इरादे से चुनना। इसका मतलब है कंप्रेशन या मॉडरेशन के बारे में देखभाल करने में सक्षम होना बिना कॉमन टूल लेयर को छोड़े। एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। एक बार इमेज जनरेशन रनटाइम के बाकी हिस्से के समान रोजमर्रा के सरफेस शेयर करता है, अधिक वर्कफ्लो डिफॉल्ट रूप से सोचने योग्य बन जाते हैं। एक टेक्स्ट फर्स्ट एजेंट बिना किसी अलग सबसिस्टम में प्रवेश किए इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। एक चैट थ्रेड मीडिया रेफरेंस को आगे ले जा सकता है। एक उपयोगकर्ता एक बार प्रमाणित हो सकता है और वास्तव में फ्लो में रह सकता है। यह क्षमता और प्रोडक्ट के बीच का अंतर है। क्षमता तब होती है जब चीज की जा सकती है। प्रोडक्ट तब होता है जब चीज इतनी सामान्य लगती है कि लोग विश्वसनीय रूप से इसे करते हैं। और इमेज जनरेशन बहुत सारे एआई टूलिंग में उस अजीब मध्य क्षेत्र में फंसा हुआ है। शक्तिशाली हाँ, लेकिन अजीब तरह से मुख्य वर्किंग एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड। यह रिलीज ओपनक्लॉ को उस दुनिया के करीब धकेलती है जहां मीडिया जनरेशन बाकी सब कुछ के समान व्यावहारिक ऑपरेटिंग लेयर से संबंधित है। इसीलिए इस रिलीज को एपिसोड के शुरू में जगह मिलनी चाहिए। यह सिर्फ एक और एंड पॉइंट जोड़ना नहीं है, यह रन टाइम के अंदर एक श्रेणी सीमा को कम करना है। वर्जन 2026.4.23 में दूसरा बड़ा थीम डेलीगेशन है, और ज्यादा खास करके डेलीगेटेड वर्क जो बिना पूरी तरह उलझे सही मात्रा में कॉन्टेक्स्ट ले जा सकता है। नेटिव सेशन स्पॉन में अब वैकल्पिक फोक्ड कॉन्टेक्स्ट इनहेरिटेंस मिलता है, और जो लोग सब एजेंट्स का इस्तेमाल असली काम के लिए करते हैं उनके लिए यह एक मायने रखने वाला बदलाव है। पुराना क्लीनरूम डिफ़ॉल्ट अक्सर सुरक्षा के नजरिए से समझ में आता था। इजोलेशन से शुरू होने वाला चाइल्ड सेशन समझने में आसान होता है, लेकिन ऐसे भी कई बिल्कुल वैध काम हैं जहां चाइल्ड को पेरेंट ट्रांसक्रिप्ट इनहेरिट करना चाहिए क्योंकि पूरा मकसद किसी काम के थ्रेड को जारी रखना है बिना उसे शुरू से फिर से ब्रीफ करने के। यही तनाव हर सीरियस एजेंट सिस्टम में दिखता है। आइसोलेशन साफ होता है, कंटिन्यूटी यूजफुल होती है। अगर आप सिर्फ आइसोलेशन सपोर्ट करते हैं तो डेलीगेशन सुरक्षित रहता है लेकिन परेशान करने वाला। अगर आप हर समय सब कुछ इनहेरिट करते हैं तो डेलीगेशन गड़बड़ा जाता है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प डिजाइन मूव यह है कि ऑपरेटर्स को एक स्पष्ट मध्य का रास्ता देना, जो कि इस रिलीज में होता है। आइसोलेशन डिफ़ॉल्ट बना रहता है
लेकिन रन टाइम अब जब यह सही चुनाव है तब एक जानबूझकर कॉन्टेक्स्ट फोक सपोर्ट करता है। यह सब एजेंट्स को बाउंड वर्क के लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल टूल बनाता है। चाइल्ड इन्फॉर्म्ड शुरू हो सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस अभी भी रन टाइम की बजाय ऑपरेटर का चुनाव है। यह मायने रखता है क्योंकि डेलीगेशन क्वालिटी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दूसरा एजेंट चल सकता है या नहीं। यह इस बारे में है कि दूसरे एजेंट का उपयोग करने का ओवरहेड पैटर्न को लाभदायक बनाने के लिए काफी कम है या नहीं। अगर हर डेलीगेशन के लिए रिकॉन्टेक्स्टलाइजेशन का एक छोटा सा उपन्यास जरूरी है तो लोग डेलीगेट करना बंद कर देते हैं जब तक कि टास्क बहुत बड़ा न हो। यहाँ एक और धीरे धीरे अहम बदलाव है। इमेज, वीडियो, म्यूजिक और टेक्स्ट टू स्पीच जनरेशन टूल्स में वैकल्पिक पर कॉल टाइम आउट मिलीसेकंड सपोर्ट। यह ठीक वही तरह की रिलीज नोट लाइन है जो कैजुअल पाठकों की तुलना में ऑपरेटर्स ज्यादा सराहते हैं। क्योंकि लंबे चलने वाले जनरेशन जॉब्स सिस्टम को खराब महसूस कराने के प्रमुख तरीकों में से एक हैं, भले ही प्रोवाइडर बस धीमा हो। अगर आपका डिफ़ॉल्ट टाइम आउट बहुत छोटा है तो कॉल्स फेल हो जाती हैं। अगर आप ग्लोबली टाइम आउट बढ़ाते हैं तो हर रिक्वेस्ट फेल होने में ज्यादा सुस्त हो जाती है और पूरा रन टाइम चिपचिपा महसूस हो सकता है। पर कॉल टाइम आउट कंट्रोल बेहतर है क्योंकि यह सिस्टम को डिफ़ॉल्ट में टाइट रखने देता है और केवल जहां वास्तव में जरूरत हो वहां ही पेशेंस बढ़ाता है। यह छोटे रूप में बड़ी ऑपरेटर कहानी है। मैच्योर रन टाइम्स ग्लोबल स्विचेस से हर चीज हल करना बंद कर देते हैं। वे लोकल कंट्रोल की ओर बढ़ते हैं। इस कॉल को ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। इस चाइल्ड सेशन को इनहेरिटेड कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। इस प्रोवाइडर पाथ को ज्यादा रिच पैरामीटर्स की जरूरत है। जितना रन टाइम इन अंतरों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, एज केस में इसे अजीब महसूस होने की संभावना उतनी कम होती है। इस रिलीज में मॉडल कैटलॉग और हार्नेस क्लीनअप लेयर भी है। बंडल्ड पाई पैकेजेस आगे बढ़ते हैं। अपस्ट्रीम GPT 5.5 कैटलॉग मेटाडेटा ओपनएआई और ओपनएआई कोडेक्स के लिए अपनाया जाता है और रनटाइम एम्बेडेड हार्नेस सिलेक्शन के आसपास स्ट्रक्चर्ड डीबग लॉगिंग जोड़ता है। वहां अच्छी डिजाइन इंस्टिंक्ट का नाम लेना उचित है। यूजर के लिए स्टेटस पढ़ने योग्य रखें, लेकिन डीपर लॉग्स को वहां समझाने दें जब ऑपरेटर को डीबग करने की जरूरत हो कि हार्नेस क्यों सिलेक्ट हुआ या फॉलबैक पाथ क्यों एक्टिवेट हुआ। यह विभाजन वाकई महत्वपूर्ण है। एक जटिल एआई रनटाइम थकाने वाला इसलिए हो सकता है क्योंकि वे या तो बहुत कुछ छुपाते हैं या बहुत कुछ उजागर करते हैं। बहुत कुछ छुपाओ तो ऑपरेटर विफलताओं का निदान नहीं कर पाते। बहुत कुछ उजागर करो तो रोजमर्रा की सतह शोरगुल और डरावनी लगती है। सही जवाब है परतदार दृश्यता। और यह प्रतिकॉल टाइम आउट काम से जुड़ता है। विश्वसनीयता अक्सर एक बड़ी ब्रेकथ्रू नहीं होती। यह बहुत सारे छोटे निर्णय होते हैं जो आश्चर्य को कम करते हैं। एक ऑपरेशन जो केवल तभी टाइम आउट होता है जब उसे चाहिए। एक चाइल्ड सेशन जो केवल मांगने पर ही कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट करता है। एक स्टेटस व्यू जो पठनीय बना रहता है भले ही उसके नीचे के लॉग डिटेल्ड हों। ये भव्य बदलाव नहीं हैं, लेकिन ये वो हैं जिन्हें लोग याद रखते हैं जब वे तय करते हैं कि कोई सिस्टम भरोसेमंद लगता है या नहीं। इसे दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है। एआई प्रोडक्ट बिल्डिंग का पहला चरण यह साबित करने के बारे में था कि आप दिलचस्प चीजें कर सकते हैं। दूसरा चरण उन दिलचस्प चीजों को बिना अस्पष्ट अजीबता के घटित होने के बारे में है। यह रिलीज बहुत ही उस दूसरे चरण में है। और यही इसे एक असली ऑपरेटर रिलीज बनाता है। यह एक बड़ी हेडलाइन फीचर से चमकने की कोशिश नहीं कर रहा। यह डेलीगेशन, मीडिया, ऑथ, टाइमआउट्स और मॉडल व्यवहार के बीच सीमाओं को कस रहा है ताकि रनटाइम पर झुकना आसान हो।
संस्करण 20026.4.23 में सबसे महत्वपूर्ण काम का कुछ हिस्सा फिक्स लिस्ट में रहता है, क्योंकि यही रनटाइम उम्मीदों को धोखा देना बंद करता है। एक परफेक्ट उदाहरण है कोडेक्स रिक्वेस्ट यूजर इनपुट हैंडलिंग। प्रॉम्प्ट्स अब ओरिजिनेटिंग चैट पर वापस रूट होते हैं और कतारबद्ध फॉलोअप जवाब संरक्षित रहते हैं। यह छोटा लगता है जब तक आपको याद न हो कि एजेंट सिस्टम में मल्टीटर्न ह्यूमन हैंड कितना भंगुर लग सकता है। वही सटीक पल जहां एक इंसान को सवाल का जवाब देना होता है, अक्सर वही पल होता है जहां कॉन्टेक्स्ट गलती से टूट जाता है। सही। बहुत सारे सिस्टम तब तक स्मार्ट लगते हैं जब तक उन्हें रुकना नहीं पड़ता और किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करना पड़ता। फिर अचानक निरंतरता गायब हो जाती है। अगर रनटाइम ओरिजिनेटिंग चैट को एंकर करके रख सके और कतारबद्ध जवाबों को संरक्षित कर सके, तो ह्यूमन इंटरप्शन फेलियर मोड की जगह फ्लो का हिस्सा बन जाता है। वही पैटर्न फिक्स लिस्ट के बाकी हिस्से में दिखता है। डुप्लीकेट फाइनल रिप्लाईज सप्रेस हो जाती हैं जब ब्लॉक स्ट्रिंग पार्शियल्स पहले से जवाब कवर कर चुके होते हैं। स्लैक ग्रुप सरफेसेस अब इंटरनल वर्किंग ट्रेसेस लीक नहीं करती। वेब चैट अब ब्लैंक नहीं जाती और नॉन रिट्राइबल बिलिंग, ऑथेंटिकेशन और रेट लिमिट एरर्स को सरफेस करती है। टेक्स्ट ओनली प्राइमरी मॉडल अटैच्ड इमेजेस को मीडिया रेफरेंस के रूप में संरक्षित करते हैं ताकि डाउनस्ट्रीम इमेज टूल्स उन्हें इंस्पेक्ट कर सकें। ये विश्वसनीयता के अच्छे रखरखाव के उदाहरण हैं। कोई बड़ा नया आइडियोलॉजी नहीं, बस कम जगह जहां उपयोगकर्ता कुछ भ्रमित करने वाला अनुभव करता है और यह सोचने लगता है कि सिस्टम अपनी ही स्थिति को समझता है या नहीं। इमेज राउटिंग फिक्सेस विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये रिलीज की मुख्य थीम को मजबूत करते हैं। एक्सप्लिसिट इमेज मॉडल कॉन्फ़िगरेशन अब वहां जीतता है जहां उसे जीतना चाहिए। नेटिव विजन स्किप्स अब गलत तरीके से डाउनस्ट्रीम इंस्पेक्शन के अवसरों को मिटाते नहीं हैं। कोडेक्स इमेज मॉडल्स को बाउंडेड ऐप सर्वर इमेज टर्न्स मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स रेफरेंस इमेज एडिट्स गार्डेड मल्टीपार्ट अपलोड्स के साथ रिस्टोर हो गए हैं। यह आपको टीम की प्राथमिकताओं के बारे में कुछ बताता है। वे संतुष्ट नहीं है कि तकनीकी रूप से हाँ, इमेज जनरेशन सपोर्टेड है। वे राउट को रियलिस्टिक कंडीशंस में सही तरीके से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यह निर्धारित करता है कि फीचर डिपेंडेबल बनता है या नहीं। स्टेल या अधूरे मॉडल कैटलॉग के आसपास सार्थक सफाई भी है। मिसिंग ओपनआई कोडेक्स /GPT 5.5 पंक्तियां सिंथेसाइज्ड की जा सकती हैं जब डिस्कवरी उन्हें छोड़ देती है और स्टेल कोडेक्स पंक्तियां सप्रेस्ड हैं। फिर यह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन कैटलॉग ड्रिफ्ट ऐसी चीज है जो मैडनिंग ऑपरेटर कंफ्यूजन पैदा करती है। एक मॉडल एक कॉन्टेक्स्ट में दिखता है, दूसरे में गायब हो जाता है, ऑडली राउट करता है या स्टेल मेटाडेटा लेकर चलता है। फिर आपको सिक्योरिटी और ट्रस्ट बाउंड्री लेयर मिलती है। गेटवे कॉन्फ़िग एडिटिंग हार्डन्ड होती है। वेबहुक सीक्रेट रिफ्रेश बिहेवियर टाइटन होती है। एंड्रॉयड और पेयरिंग के आसपास क्लियर टेक्स्ट रूल्स एड्रेस किए जाते हैं। टीम्स टोकन वैलिडेशन इंप्रूव होती है। प्लगइन सेटअप रेजोल्यूशन सेफर होती है। डिस्कॉर्ड एक्सेस एनफोर्समेंट टाइटन होती है। MCP ब्रिज एक्सपोजर अधिक सावधानी से कंस्ट्रेन किया जाता है। और मेटाडेटा पाथ्स के आसपास फिक्सेस हैं जो चैट ट्रांसपोर्ट्स में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एडजेसेंट प्रॉब्लम्स बना सकते थे। यह आखिरी हिस्सा मायने रखता है क्योंकि मॉडर्न एजेंट रनटाइम्स का सरफेस एरिया है। यह सिर्फ प्रॉम्प्ट्स और आउटपुट्स नहीं हैं। यह चैनल्स हैं, मेटाडाटा हैं, वेबहुक्स हैं, ब्रिजेस हैं, टूल मैसेजेस हैं, ऑथ स्टेट है और ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है। अटैक और फेलियर सरफेस कन्वीनियंस के साथ बढ़ता है। इसलिए एक रनटाइम जो खुद को सीरियस रूप से लेना चाहता है
उसे वियर्ड एजेस को क्लोज करने का यह अनग्लैमरस काम करते रहना होता है। इसलिए वर्जन 2026.4.23 का प्रैक्टिकल रीड सिर्फ मोर फीचर्स नहीं है। यह ओपन क्लॉ है जो एक साथ 3 सरफेसेस को अधिक रियल बनाने की कोशिश कर रहा है: मीडिया जनरेशन, एजेंट डेलीगेशन और ऑपरेटर ट्रस्ट। इमेज वर्क आसानी से राउट होने लगी। सब एजेंट्स को एक बेहतर कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल मॉडल मिला और करेक्टनेस फिक्सेस की एक लंबी सूची ट्राई करती है कि ऑथ, ट्रांसपोर्ट और मेटाडाटा एजेस उपयोगकर्ता दृश्य नॉनसेंस न बने। ऐसी फिक्स लिस्ट में एक बड़ा प्रोडक्ट लेसन छिपा हुआ भी है। उपयोगकर्ता शायद ही कभी अपनी सिस्टम के प्रति संतुष्टि को चेंज लॉग की भाषा में बताते हैं। वे नहीं कहते, इस प्रोडक्ट ने मल्टीपार्ट अपलोड रिकवरी और बाउंडेड ऐप सर्वर इमेज टर्न्स को इम्प्रूव किया। वे कहते हैं, यह सिस्टम अब अधिक स्मूथ लगता है, या यह सिस्टम वह वियर्ड थिंग करना बंद कर गया, या मैं इसे पर्याप्त ट्रस्ट करता हूं कि अधिक एम्बिशियस वर्कफ्लो ट्राई करूं। जिसका मतलब यह है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स अक्सर सोशली डिस्गाइज्ड आते हैं। आंतरिक रूप से ये डजन्स ऑफ प्रेसाइज इंजीनियरिंग करेक्शंस हैं। बाहरी रूप से ये कॉन्फिडेंस के रूप में दिखते हैं। ऑपरेटर कम हेजिटेट करता है। बिल्डर टूल को अधिक बार पकड़ता है। एक टीममेट दूसरे टीममेट्स के सामने इस पर निर्भर होने को तैयार है। यह एक थ्रेशहोल्ड शिफ्ट है और आमतौर पर यह बिल्कुल इस प्रकार की इनविजिबल मेंटेनेंस से खरीदा जाता है। इसीलिए एक प्रोडक्ट के जीवन का मिडिल स्टेज इतना डिमांडिंग है। टीम को सरफेस एरिया एक्सपैंड करते रहना है साइमल्टेनियसली, जबकि शिफ्ट सरफेस से वियर्डनेस रिमूव करनी है। अगर आप सिर्फ फीचर्स ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट वाइडर और लेस ट्रस्टवर्दी हो जाता है। अगर आप सिर्फ पुरानी सरफेस हार्डन करते हैं तो प्रोडक्ट सेफर लेकिन स्टैग्नेंट हो जाता है। जो रिलीजेस मैटर करते हैं वे वही हैं जो दोनों करते हैं। और वर्जन 2026.4.23 दोनों करता है, बहुत अनुशासित तरीके से। यह नए मीडिया पाथ खोलता है, डेलीगेशन को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, स्लो जनरेशन जॉब्स पर कंट्रोल बढ़ाता है और रन टाइम को चैनल्स और ऑथ स्टेट्स और प्रोवाइडर क्वर्क्स में सुसंगत रखने के गंदे काम पर बहुत अटेंशन बजट खर्च करता है। यह वो तरह की रिलीज है जो डेमो फेज के बाद मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि यह हेडलाइन में बहुत बड़ी दिखती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह रन टाइम को अंदर रहने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल बनाती है। और बिल्डर की नजर से देखें तो यही सही लेसन है। बाजार में ऐसे सिस्टम्स भरे पड़े हैं जो एक बार इम्प्रेसिव चीजें कर सकते हैं। जो सिस्टम बचाने योग्य हैं वो हैं जो यूजफुल चीजें बार बार बिना अपने ऑपरेटर्स को चौंकाए कर सकते हैं। जिससे यह रिलीज टिपिकल पैच लेवल रीडिंग से ज्यादा अहम है। यह सिर्फ रिफाइनमेंट नहीं है, यह ट्रस्ट को जीतने या खोने के एग्जैक्ट पॉइंट्स पर रिफाइनमेंट्स का अक्यूमुलेशन है। अब फ्रेम को थोड़ा वाइड करो। गूगल का एंथ्रोपिक में $50 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का प्लान वैल्यूएशन हेडलाइन के तौर पर पढ़ना आसान है। वो सबसे लाउड पार्ट है, लेकिन बिल्डर्स के लिए शायद वो सबसे कम यूजफुल पार्ट है। जो पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यह कमिटमेंट क्लाउड कंप्यूट के साथ जोड़ी गई है, स्पेशली टीपीयू एक्सेस। यह स्टोरी का मतलब बदल देता है। यह सिर्फ एक जायंट टेक्नोलॉजी कंपनी का फ्रंटियर लैब पर फाइनेंशियल बेट लगाना नहीं है। यह एक क्लाउड और सिलिकॉन प्रोवाइडर का एक लैब के प्रति अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाना है जो अभी भी मॉडल फ्रंटियर पर रेलेवेंट है। जिसका मतलब ये है कि रेलेवेंट सवाल ये नहीं है कि एंथ्रोपिक एक ह्यूज नंबर की वर्थ है या नहीं। यूजफुल सवाल ये है कि जब कस्टम कंप्यूट एक्सेस मेन बॉटलनेक्स में से एक बन जाता है तब फ्रंटियर कंपटीशन का क्या होता है। हम पहले से ही आंसर इमर्ज होते देख रहे हैं।
मॉडल क्वालिटी, रेट लिमिट्स, रोल आउट स्पीड, अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग सब तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम हो रहे हैं। पुरानी फैंटेसी ये थी कि मॉडल लैब्स मेनली एल्गोरिदम्स और डेटा पर कॉम्पीट करते थे। रियल में वो एल्गोरिदम्स, डेटा और इस बात पर कॉम्पीट कर रहे हैं कि सिस्टम को मार्केट जैसी एक्सपेक्टेड पेस पर चलाए रखने के लिए किसके पास इनफ कंप्यूट है। और यही वजह है कि यह गूगल स्टोरी मायने रखती है। गूगल सिर्फ एक और इन्वेस्टर विद अ चेकबुक नहीं है। यह एक कंपनी है जो मॉडल्स में कॉम्पिटिटर हो सकती है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की वेंडर हो सकती है, कस्टम सिलिकॉन का सप्लायर हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो सकती है और साथ ही स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी हो सकती है। यह क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, यह डीपली एंटैंगल्ड स्ट्रक्चर है। एंथ्रोपिक के लिए तुरंत के फायदे स्पष्ट हैं। ज्यादा पैसा मतलब प्रोडक्ट स्केल करने और हायरिंग के लिए ज्यादा गुंजाइश। ज्यादा कंप्यूट मतलब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स के ट्रेन, सर्व और इटरेट करने की ज्यादा गुंजाइश, जहां ये बॉटलनेक्स नैरेटिव तय न करें। लेकिन गूगल के लिए फायदा सिर्फ ओनरशिप एक्सपोजर नहीं है, यह सेंट्रलिटी है। गूगल क्लाउड में एंथ्रोपिक को जितना गहरा ले जाता है हर डॉलर और हर टीपीयू घंटा, फ्रंटियर इकोसिस्टम में गूगल की अहमियत उतनी ही बढ़ती है। यह बाजार में पावर के बारे में सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। क्लाउड प्रोवाइडर अब सिर्फ एक लैंडलॉर्ड नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी भी बन सकता है जिसके अपने प्रोडक्ट एम्बिशंस हैं। सिलिकॉन वेंडर सिर्फ हार्डवेयर सप्लाई नहीं कर रहा, यह तय करने में मदद कर रहा है कि फ्रंटियर पर कौन प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है और किस लागत पर। और बिल्डर्स के लिए मुख्य पाठ यह है कि मॉडल वेंडर्स की स्वतंत्रता को ज्यादा रोमांटिसाइज न करें। एक कंपनी एप्लीकेशन लेयर पर स्वतंत्र दिख सकती है, जबकि जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर उसे स्केलिंग जारी रखने की क्षमता देता है, उस पर वह बढ़ती निर्भरता बना रही है। रिलायबिलिटी भी इसका हिस्सा है। जब लोग मॉडल की सीमाओं या बेतरतीब उपलब्धता की शिकायत करते हैं, तो वे अक्सर बात करते हैं जैसे वे शुद्ध प्रोडक्ट फैसले हैं। कभी कभी हैं, लेकिन अक्सर वे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के रूप में छिपे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले हैं। अगर डिमांड उपलब्ध सर्विंग क्षमता से आगे निकल जाती है, तो यूजर उसे सीमाओं, लेटेंसी या देरी से हुए रोलआउट के रूप में महसूस करता है। और यह समझाने में मदद करता है कि ये विशाल फंडिंग और कंप्यूट की कहानियां अब डाउनस्ट्रीम बिल्डर्स के लिए सीधे तौर पर इतनी मायने रखती हैं। अगर कोई लैब बेहतर कंप्यूट रिलेशनशिप सिक्योर करता है, तो वह ज्यादा लिमिट्स, तेज लॉन्च, कम लेटेंसी या ब्रॉडर एंटरप्राइज उपलब्धता देने में सक्षम हो सकता है। अगर वह रिलेशनशिप सिक्योर करने में विफल रहता है, तो मॉडल की क्वालिटी मजबूत रह सकती है, जबकि रोजमर्रा के प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर लोड के तहत गिरावट शुरू हो जाती है। जिसका यह भी मतलब है कि क्लाउड रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक व्यवहार को आकार दे सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में एक लैब कुछ कस्टमर टियर्स को प्राथमिकता दे सकता है, प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से बंडल कर सकता है, कुछ इलाकों में लॉन्च को टाल सकता है या महंगी क्षमताओं तक पहुंच को संकुचित कर सकता है। बाहर से वे मूस रहस्यमय या पॉलिटिकल लग सकते हैं, अंदर से वे कंप्यूट इकोनॉमिक्स के प्रति बेहद प्रैक्टिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो यह कहानी एक व्यापक पैटर्न को रीइंफोर्स करती है। फ्रंटियर मॉडल रेस तेजी से कंप्यूट कंट्रोल रेस बनती जा रही है। सिर्फ यह नहीं कि कौन सबसे अच्छा मॉडल डिजाइन कर सकता है, बल्कि कौन सबसे अच्छा मॉडल सप्लाई, सर्व और स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट रख सकता है। इसके एंथ्रोपिक और गूगल से परे स्ट्रैटेजिक निहितार्थ हैं। यह सुझाता है कि हर गंभीर लैब को एक ही जवाब के किसी न किसी वर्शन की जरूरत होगी। या तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज बनाओ,
किसी ऐसे के साथ गहराई से पार्टनर करो जिसके पास यह है, या स्वीकार करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट रोडमैप उस प्रोवाइडर द्वारा बाधित है जिस पर तुम निर्भर हो। और एक बार तुम बाजार को इस तरह देखो तो गूगल और एंथ्रोपिक की कहानी सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट राउंड कम और स्ट्रक्चरल साइनपोस्ट ज्यादा बन जाती है। फ्रंटियर लैब अब सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं हैं, वे कंप्यूट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मॉडल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जो क्लाउड रिलेशनशिप से जुड़े हैं। इसीलिए बिल्डर्स को इसकी फिक्र करनी चाहिए। भले ही तुम खुद विशाल मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे, तुम जिन प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो वे इन अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स से आकार लेते हैं। लागत, लेटेंसी, उपलब्धता और रिलीज टेम्पो, ये सब उनके डाउनस्ट्रीम हैं। यही बात इसे उपयोगी बनाती है। यह समझाती है कि बाजार लगातार ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्यों महसूस हो रहा है, जबकि लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि लेयर अलग अलग हैं। डीपसीक का नया V4 प्रीव्यू एक बिल्कुल अलग वजह से मायने रखता है। यह इसलिए नहीं कि हर बेंचमार्क क्लेम तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह घोषणा मार्केट के ओपनवेट साइड को कॉस्ट कॉन्वर्सेशन में बनाकर रखती है। कंपनी मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, बहुत बड़े मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स डिजाइन और वो प्राइसिंग की बात कर रही है जो फ्रंटियर क्लोज्ड मॉडल ऑप्शंस से कम है। भले ही अंतिम रियल वर्ल्ड तस्वीर घोषणा से ज्यादा निकले, स्ट्रैटेजिक सिग्नल पहले से साफ है। ओपन वेट और ओपन एडजेसेंट सिस्टम अभी भी प्राइस कम कर रहे हैं और प्रीमियम मॉडल वेंडर्स को अपना मार्जिन जस्टिफाई करने पर मजबूर कर रहे हैं। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि प्रैक्टिकल अडॉप्शन का सवाल शायद ही कभी यह होता है कि ब्रह्मांड में सबसे स्मार्ट मॉडल किसके पास है। प्रैक्टिकल सवाल यह है कि वर्कलोड के हिसाब से कितनी सैनी कीमत पर आपको क्या कैपेबिलिटी मिलती है। एक बार मॉडल लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, कोड और रिट्रीवल हेवी टास्क्स पर गुड इनफ हो जाए तो कॉस्ट बहुत मायने रखने लगता है, खासकर राउटिंग डिसीजंस के लिए। अगर बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो और कम कॉस्ट इसे वायबल बना देता है कि ब्रॉडर क्लासेस ऑफ एनालिसिस या लोअर स्टेक्स रीजनिंग को एक सस्ते मॉडल फैमिली पर रन किया जाए, तो प्रीमियम क्लोज्ड मॉडल्स वो चीज बन जाते हैं जिन्हें आप उन टर्न्स के लिए रिजर्व रखते हैं जिन्हें सच में उनकी जरूरत है। ओपनवेट साइड को हर चीज डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स बदलने के लिए, बस ऑफन इनफ गुड इनफ होना चाहिए। यही वजह है कि प्राइस प्रेशर स्ट्रैटेजिकली पावरफुल है। यह आर्किटेक्चर चॉइसेस बदलता है। एक टीम जो पहले हर सीरियस रिक्वेस्ट को सबसे एक्सपेंसिव प्रीमियम मॉडल पर राउट करती थी, वो अब वर्कलोड स्प्लिट करना शुरू कर सकती है। हाई स्टेक्स रीजनिंग प्रीमियम पर रहेगा, बैच एनालिसिस, ब्रॉड रिट्रीवल, एक्सप्लोरेटरी समराइजेशन या लॉन्ग कोड बेस स्कैनिंग किसी सस्ती चीज पर चले जाएंगे। और यह ऑपरेटर्स को लेवरेज देता है। एक बार आपके पास क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, भले ही इम्परफेक्ट हों, तो आप प्रीमियम वेंडर्स से ऐसे नहीं जुड़ते जैसे उनकी करंट प्राइस इंटेलिजेंस की नेचुरल प्राइस है। यह राउटिंग स्ट्रैटेजी में एक ऑप्शन बन जाता है, अनक्वेश्चन्ड डिफॉल्ट नहीं। मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट क्लेम इस नजरिए से खास तौर पर दिलचस्प है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं है, लेकिन यह बदल देता है कि कौन से वर्कलोड्स प्लॉजिबल लगते हैं। लार्ज कोड रिपोजिटरीज, लॉन्ग लीगल या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बड़े रिसर्च बंडल्स, स्प्रॉलिंग इशू हिस्ट्रीज और चंक हैवी रिट्रीवल फ्लोज, ये सब आसानी से जस्टिफाई किए जा सकते हैं अगर कॉस्ट फ्लो काफी लो है। मार्केट साइकोलॉजी इफेक्ट भी है। हर बार जब कोई ओपन या ओपन एडजेसेंट मॉडल फैमिली गैप को पार्शली क्लोज करता है, प्रीमियम प्लेयर्स कुछ नैरेटिव सेफ्टी खो देते हैं। वे अभी भी मल्टीमोडल ब्रेड्थ, बेटर सेफ्टी सिस्टम्स, एंटरप्राइज गारंटीज और ऑफन एब्सोल्यूट क्वालिटी पर विन कर सकते हैं।
लेकिन उन्हें बताना होगा कि वो डिफरेंसेस जो वो चार्ज करते हैं उस प्राइस को जस्टिफाई क्यों करते हैं। और जब सस्ता पक्ष लगातार हिलता रहता है तो यह समझाना और भी मुश्किल हो जाता है। डीपसीक को बेहतरीन मॉडल बनने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। उसे बस प्रीमियम पक्ष को आलसी होने की आदत से ज्यादा चिंतित करना है। इसीलिए यह ध्यान देने योग्य है, यहाँ तक कि प्रीव्यू फॉर्म में भी मार्केट का पाठ सीधा मिलता है, भले ही बेंचमार्क बदलते रहें। इकोसिस्टम का ओपनवेट पक्ष अभी भी कीमतों पर नीचे की ओर दबाव बना रहा है और उम्मीदों पर ऊपर की ओर दबाव। बिल्डर्स को इसे एक साथ अच्छी खबर और स्ट्रैटेजिक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। अच्छी खबर इसलिए कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य वर्कलोड का सेट बढ़ाता है। वार्निंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि आपका आर्किटेक्चर शायद एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी, ज्यादा फ्लूइड राउटिंग एनवायरनमेंट को असुमित करना चाहिए, एक महंगे प्रीमियम पाथ पर स्थायी निर्भरता की बजाय। और यह ओपन क्लॉ रिलीज से एक दिलचस्प तरीके से जुड़ता है। मल्टी प्रोवाइडर सिस्टम तब ज्यादा मूल्यवान बनते हैं जब अंतर्गत मार्केट कैपेबिलिटी और कॉस्ट दोनों पर चल रहा हो। बेहतर राउटिंग सरफेस तब ज्यादा काम आते हैं जब प्रीमियम और सस्ते विकल्पों के बीच का अंतर सक्रिय रूप से बदल रहा हो। बिल्कुल। मॉडल मार्केट जितना तेजी से चलता है, ऑर्केस्ट्रेशन उतना ही ज्यादा मूल्यवान बनता है। आज की आखिरी कहानी वर्सल का अपडेटेड ब्रीच डिस्क्लोजर है, और यह वह ऑपरेटर वार्निंग है जो आपके दिमाग में चिपक जानी चाहिए। नया डिटेल यह है कि वर्सल कहता है कि कुछ कस्टमर अकाउंट्स में समझौते के सबूत दिखे जो उसके मूल डिस्क्लोज किए गए ब्रीच विंडो से पहले के हैं, और अप्रैल इंसिडेंट से जुड़े कस्टमर अकाउंट्स की पहचान भी हुई है। यह मायने रखता है क्योंकि इससे इवेंट के मेंटल मॉडल में बदलाव आता है। सही। सिक्योरिटी स्टोरी का पहला वर्जन अक्सर मक्खन की तरह साफ होता है। एक एम्प्लॉय डिवाइस, एक बैड डाउनलोड, एक इनिशियल फुटहोल्ड, एक ब्रीच विंडो, एक सीमित ब्लास्ट रेडियस। लेकिन हमलावर खुद को इंसिडेंट रिपोर्ट की साफ सुथरी होने के आसपास व्यवस्थित नहीं करते। यह अपडेट जो सुझाता है वह एक गड़बड़ा और ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर है। एक बार हमलावरों को डेवलपर मशीनों, टोकन, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या संबंधित अकाउंट सीक्रेट्स तक एक्सेस मिल जाता है, उन्हें एक ऐसी कहानी की जरूरत नहीं होती जो सुरुचिपूर्ण दिखे। उन्हें बस एक ओपनिंग चाहिए जो लगातार फायदा देती रहे। वहां से इंटरनल सिस्टम, प्लेटफॉर्म एपीआईज, कस्टमर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट सीक्रेट्स सब ब्लास्ट रेडियस में आ सकते हैं। और वर्सल स्टैक के एक विशेष रूप से संवेदनशील हिस्से पर कब्जा करता है। एक डेवलपर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर वेंडर नहीं है। यह अक्सर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, अकाउंट इंटीग्रेशन, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट मेटाडेटा और प्रिविलेज्ड ऑपरेशनल कंट्रोल के करीब होता है। वहां से कोई समझौता तेजी से बाहर फैल सकता है। इसीलिए मुख्य सबक सिर्फ वर्सल के बारे में नहीं है, यह होस्टेड डेवलपर प्लेटफॉर्म के बारे में है जनरली। आधुनिक सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस डेवलपर क्रेडेंशियल्स और ऑटोमेशन सीक्रेट्स के आसपास अमाउंट्स ऑफ पावर कंसंट्रेट करते हैं। अगर हमलावरों को ये मिल जाए तो उन्हें हर डाउनस्ट्रीम सिस्टम को सीधे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। वे ऑफन उस प्लेटफॉर्म थ्रू पाइवोट कर सकते हैं जो पहले से ही उनसे जुड़ा हुआ है। यह अपडेट डिस्क्लोजर साइकोलॉजी के बारे में भी एक रिमाइंडर है। जब कोई कंपनी पहली बार किसी इंसिडेंट की रिपोर्ट करती है तो पहली रिपोर्ट यूजुअली एक बिगिनिंग है, नॉट एन एंडिंग। अर्ली डिस्क्लोजर्स उस समय जो नोन है उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स जांच का दायरा बढ़ाते हैं तो कहानी अक्सर पहले वर्जन से ओल्डर, ब्रॉडर या स्ट्रेंजर बन जाती है।
जिसका मतलब यह है कि ऑपरेटर्स को उस कंफर्टेबल इंस्टिंक्ट का विरोध करना चाहिए कि नैरो फर्स्ट डिस्क्लोजर को फाइनल स्कोप मान लें। अगर पहली डिस्क्लोजर टाइटली बाउंडेड लगती है तो इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि जांच अभी भी अर्ली स्टेज में है। इन्फोस्टीलर एंगल पर स्पेशली जोर देना वर्थ है। लोग स्टिल समटाइम्स इन्फोस्टीलर्स के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वे कंज्यूमर मेलवेयर न्यूसेंस हैं रादर दैन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां डेवलपर मशीनों पर टोकन, ब्राउजर सेशंस, क्लाउड एक्सेस, डिप्लॉयमेंट क्रेडेंशियल्स और एनवायरनमेंट सीक्रेट्स होते हैं, इन्फोस्टीलर्स डायरेक्ट प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज टूल्स हैं। एग्जैक्टली वे साइड चैनल अनोयंसेस नहीं है। वे एक पर्सन्स मशीन से ऑर्गेनाइजेशनल पावर में जाने के सबसे फास्ट तरीकों में से एक हैं। और एक बार डेवलपर प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज इनिशियल एंड पॉइंट से कहीं ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। यहाँ एक और अनकंफर्टेबल इम्प्लीकेशन है। जितने कंपनीज डिप्लॉयमेंट, सीक्रेट्स, ऑब्जर्वेबिलिटी, प्रीव्यूज और इंटीग्रेशंस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में सेंट्रलाइज करते हैं, यूजर्स के लिए वह प्लेटफॉर्म उतना ही एफिशिएंट बनता है और अटैकर्स के लिए उतना ही अट्रैक्टिव बनता है। कन्वीनियंस और कंसंट्रेशन ऑफन टुगेदर ग्रो करते हैं। और यह इंजीनियरिंग लीडर्स के लिए एक रियल गवर्नेंस चैलेंज पैदा करता है। वही सिंप्लिफिकेशन जो एक टीम को फास्ट बनाती है, चुपचाप ब्लास्ट रेडियस को एनॉर्मस बना सकती है। एक प्लेटफॉर्म लॉगिन प्रीव्यूज, प्रोडक्शन डिप्लॉयज, बिल्ड हिस्ट्री, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस अनलॉक कर सकती है। यह एक नॉर्मल ट्यूसडे पर वंडरफुल है और टेरिफाइंग उस ट्यूसडे पर जब किसी के सेशन टोकन की चोरी हो जाए। इसीलिए प्लेटफॉर्म हार्डनिंग को सिर्फ पासवर्ड हाइजीन तक रिड्यूस नहीं किया जा सकता। यह सीक्रेट लाइफटाइम्स को शॉर्टन करने, डिफॉल्ट प्रिविलेज को रिड्यूस करने, अनोमलस एजेंट और ऑटोमेशन बिहेवियर को वॉच करने, यह लिमिट करने के बारे में है कि कोई सिंगल क्रेडेंशियल कितना रीच कर सकता है, और उस अजम्पशन की रिहर्सल करने के बारे में है कि एक एंड पॉइंट हॉस्टाइल हो सकती है, भले ही एम्प्लॉई गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो। इसीलिए प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी इंसिडेंट्स उस वेंडर से परे मैटर करते हैं। वे एक एंटायर आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए स्ट्रेस टेस्ट्स हैं। वे दिखाते हैं कि क्या होता है जब ऑपरेशनल पावर की ह्यूज अमाउंट कुछ आइडेंटिटीज और कुछ इंटीग्रेशन सरफेसेस के पीछे बैठती है। तो व्यावहारिक सबक सीधा है। अगर आप आधुनिक होस्टेड डेवलपर टूलिंग चलाते हैं तो क्रेडेंशियल चोरी और एंड पॉइंट समझौते को पहले के जोखिम के रूप में मानें। सीक्रेट्स को रोटेट करें, टोकन स्प्रॉल को कम करें, जहां संभव हो एक्सेस को सेगमेंट करें, और याद रखें कि किसी घटना का पहला सार्वजनिक रूप अक्सर अंतिम रूप से अधिक आकर्षक होता है, अंतिम रूप नहीं। यह सप्ताह का एक बदसूरत ऑपरेटर पार्ट है। वास्तविक घटना अक्सर पहली कहानी से बड़ी होती है। तो यह आज का मैप है। ओपनक्लॉ वर्जन 2026.4.23 ने फ्रंट पर जगह बनाई क्योंकि यह इमेज जनरेशन, सबएजेंट कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल, टाइम आउट हैंडलिंग और ऑपरेटर की सही जानकारियों की एक लंबी सूची को प्रोडक्शन में वास्तव में महसूस होने वाली दिशा में आगे बढ़ाता है। गूगल की एंथ्रोपिक प्रतिबद्धता ने दिखाया कि फ्रंटियर प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ मॉडल गुणवत्ता की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि कंप्यूट और क्लाउड कंट्रोल की प्रतियोगिता भी है। डीप सीक ने सभी को याद दिलाकर मूल्य निर्धारण की कहानी पर दबाव बनाए रखा कि बाजार का ओपनवेट पक्ष अभी भी लागत को कम कर रहा है और किफायती रूटिंग कैसी दिख सकती है, इसका विस्तार कर रहा है। और वर्सल ने सभी को याद दिलाया कि प्लेटफॉर्म सुरक्षा घटनाएं आमतौर पर उनके पहले खुलासे से अधिक गड़बड़, व्यापक और संचालन रूप से खुलासा करने वाली होती हैं। अगर यहाँ एक थ्रू लाइन है तो यह है कि विश्वसनीय प्रणालियाँ जीतती हैं। बस वे प्रणालियाँ नहीं जो प्रभावशाली काम कर सकती हैं,
बल्कि वे जो रूट किए जा सकती हैं, विश्वसनीय हैं, शासित की जा सकती हैं, और जब वास्तविक दुनिया शामिल होती है तो पुनर्प्राप्त की जा सकती हैं। ओपनक्लो डेली सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। हम जल्द ही वापस आएंगे। मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ।